नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई दफ़ा पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार करें। आंसर को जो है पॉइंट वाइज में लिखा गया है। और दोस्तों मेन से रिलेटेड कई सारी वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिस पर कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और एग्ज़ाम नज़दीक है तो बेहतर है कि लगातार इसमें हम लोग जुड़े रहें। लाइव क्लास स्टैट की जो चल रही थी कुछ दिन के लिए बंद की गई है, ताकि GS1 GS2 और अपने ऑप्शनल पर जो है अच्छे से फोकस किया जा सके। आप लोग भी करें और फिर उससे जो है स्टार्ट किया जाएगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए 1960 के दशक में परंपरागत तकनीक की जगह पर आधुनिक तकनीक एवं उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग किया गया था 1960 में। ठीक है, जिसका परिणाम ये हुआ कि खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत तीव्र वृद्धि हुई। पहले जो हम लोग परंपरागत तौर तरीके से खेती करते थे, तो उस जगह पर हम लोगों ने क्या किया कि आधुनिक तकनीक से जो बीज बनाए गए थे उसका प्रयोग किया, और उससे ये फ़ायदा ये हुआ कि जो खाद्यान्न पहले अगर 10 किलो अगर उपजता था, तो वो अचानक से ही जो 100 किलो हो गया, उत्पादन में वृद्धि हुई। और इसे जो है हरित क्रांति कहा गया। देखिए हरित क्रांति के फलस्वरूप अनाजों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई, काफ़ी वृद्धि हुई, मतलब जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा वृद्धि हुई। इसका आप एग्जाम्पल देखें, जैसे 1965-66 में कहता है कि अनाज का उत्पादन जो है ये 7 करोड़ था, जो कि वर्ष 11-12 में बढ़कर 25.2 करोड़ टन हो गया। तो अब देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ है, बल्कि अभी और ज़्यादा वृद्धि हो गया है। अतः भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। हरित क्रांति के कारण जो है चारे की कृषि में वृद्धि हुई, जिससे इस क्षेत्र में श्वेत क्रांति को जन्म दिया। कृषि के विकास के साथ साथ, देखिए कृषि में तो विकास हुआ निश्चित ही, हम लोग देख रहे हैं। और कृषि के विकास के साथ साथ ही जो है लघु एवं कुटीर उद्योग का भी विकास हुआ। और जब लघु और कुटीर उद्योग का विकास हुआ तो गांव के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए, जिस कारण से ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण में कमी आई। और हरित क्रांति का ही परिणाम है कि ये भारत में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। तो ये था हरित क्रांति और इससे जो पॉजिटिव इफेक्ट हमें मिले। अब देखते हैं हरित क्रांति का कुछ नकारात्मक परिणाम भी है, वो क्या है। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत के कुछ विशेष क्षेत्र में ही वृद्धि हुई। यदि आप देखें तो गंगा का जो तटवर्ती इलाका है, यूपी, पंजाब, फिर आंध्र का कुछ इलाका, गोदावरी डेल्टा, इन्हीं सब क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। और कुछ खास क्षेत्रों में विकास होने के कारण जो है प्रादेशिक विषमता उत्पन्न हुई। बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो इसका प्रभाव जो है भोजपुर रोहतास, जिसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है, यहीं तक सीमित रहा। वो भी सिंचाई द्वारा जो है सिंचाई की सुविधा की गई नहरों के द्वारा। ठीक है, जबकि शेष बिहार जो है इसके विकास से अछूता रहा। जो इफेक्ट भारत के सभी प्रदेशों में पड़ना चाहिए वैसा नहीं पड़ा। जो भूमि पहले से ही ज़्यादा उपजाऊ थी उसी में और ज़्यादा वृद्धि हुई। अगला इसका अगर आप नकारात्मक प्रभाव देखेंगे तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि हरित क्रांति का जो लाभ है ये केवल गेहूं, चावल, मक्का जैसे कुछ फसलों को ही मिला, क्योंकि इस पर ही विशेष ध्यान केंद्रित कर देने के कारण अपना जो दलहन है, तिलहन है और वाणिज्यिक की फसल जो है इसके उत्पादन में कोई खास प्रगति नहीं हुई। बल्कि दलहन में तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो 70 ग्राम थी वह घट करके 35 ग्राम हो गई। और इसको जो है पूर्व अपने स्तर पर लाने के लिए तिलहन के आयात पर भारत को विदेशी मुद्रा खर्च करनी
पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है। इसके अलावा देखें तो कृषक समाज में स्तरीकरण को बढ़ावा मिला या बढ़ावा दिया गया या बढ़ावा हुआ, अर्थात इसका लाभ जो है केवल बड़े किसानों को हुआ, बड़े जोत वाले किसानों को हुआ। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि इसमें जो प्रयुक्त किए गए बीज, उर्वरक, मशीन, ये सब जो है इनकी आवश्यकता होती है, जिससे कि छोटे किसान वंचित रह जाते हैं। तो इसे हर एक किसान, छोटे किसान तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कोई खास अरेंजमेंट नहीं किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो किसान समृद्ध थे वे और समृद्ध हुए। आगे देखते हैं इस क्रांति का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखें, हरित क्रांति के क्षेत्र में वनों का व्यापक विनाश किया गया, अत्यधिक सिंचाई की प्रयास किए गए, डैम, बांध बनाए गए, जिससे जो है जो नदियाँ की जो अपना ओरिजिन जो है मूल धारा जो थी उसमें परिवर्तन किया गया। जल जमाव हुए, जल की अम्लीयता और क्षारीयता एवं लवणता में वृद्धि हुई। इसके अलावा आप देखें तो रासायनिक उर्वरक का और कीटनाशक का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। अब इसके प्रयोग से देखिए निश्चित ही हमें पता है कि भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, और जो फसल है उसमें खाद्यान्नों में कीटनाशकों के अंश के कारण मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न हुई। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हरित क्रांति के क्षेत्र का पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या से ग्रसित हो रहा है। जहाँ पे भी हरित क्रांति का विकास हुआ है वैसे क्षेत्रों में जो है पारिस्थितिकी जो है असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः देखिए, इन समस्याओं को दूर करने हेतु द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति की कमियों को दूर करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। जो समस्याएं पहले हरित क्रांति में उत्पन्न हुई उसे दूर करने का प्रयास द्वितीय हरित क्रांति में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देखें अगर आप तो मोटे अनाज, दलहन, तिलहन एवं वाणिज्यिक फसलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रासायनिक कीटनाशक की जगह जैविक कीटनाशकों का प्रयोग पर बल दिया गया है। छोटे व सीमांत किसानों को भी विशेष रूप से इस प्रगति कार्य में शामिल करने की कोशिश की गई है। फसल चक्र की पद्धति को अपनाया गया है ताकि मृदा का जो है उर्वरता ये बनी रहे, और सिंचाई में जो है जल की उपलब्धता को ध्यान में देखते हुए जल का समुचित उपयोग करते हुए टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि पर जोर दिया जा रहा है। द्वितीय हरित क्रांति की अगर बात करें तो देखिए, द्वितीय हरित क्रांति सतत विकास की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, जिसमें आर्थिक पहलू के साथ साथ सामाजिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है। और इस द्वितीय हरित क्रांति का अगर स्वरूप देखा जाए तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का विकास करना, ताकि ये जो भी यंत्र हैं या जो भी सिस्टम है सभी किसानों को आसानी से उपलब्ध किया जा सके या वे इसे कर सकें। ऐसा नहीं हो कि केवल कुछ लोगों के पास ही जो है ये साधन उपलब्ध हो। विषमता को दूर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा पारिस्थितिकी के अनुरूप जो है फसलों एवं बीजों का चयन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो कहता है कि द्वितीय हरित क्रांति में शुष्क कृषि क्षेत्रों पर जोर देने की बात कही गई है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो है शुष्क मौसम है, यहाँ जहाँ सिंचाई की पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उन जगह पर भी कृषि की बात की गई है। प्रथम हरित क्रांति के दौरान देखिए खाद्यान्नों की उपलब्धता में व्यापक मात्रा में सुधार हुआ, लेकिन द्वितीय हरित क्रांति में उसकी गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, मात्रा में सुधार हुआ पहली हरित क्रांति के तहत, लेकिन द्वितीय हरित क्रांति में उसकी गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया जाएगा। आगे देखें, जैविक खाद पर जोर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है आप देखें हरित खाद, कंपोस्ट, जैविक खाद को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि पर्यावरण में जो है
ना वायु संतुलन हो, ना मृदा प्रदूषण हो, वायु संतुलन हो रहे, मृदा प्रदूषण ना हो, जल प्रदूषण ना हो। इसके तहत जो है ऐसे परभक्षी कीटों का भी विकास किया जाएगा ताकि कीटनाशकों का प्रयोग जो है कम से कम किया जा सके। इसके अलावा देश के ऐसे क्षेत्र जहां पर भूमि सुधार नहीं हुए हैं वहां भूमि सुधार हेतु प्रयास किए जाएंगे। संस्थागत सुधारों के साथ साथ संरचनात्मक सुधार किए जाएंगे, जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि विपणन, भंडारण आदि पर जोर दिया जाएगा। इस प्रकार द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति की उन कमियों को दूर किया जाएगा जो प्रथम हरित क्रांति के प्रतिकूल प्रभाव के रूप में उत्पन्न हुए हैं। यदि द्वितीय हरित क्रांति के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया जाता है तो यह क्रांति का रूप ले सकती है। तो दोस्तों इतनी बातें हम लोग लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।